नमस्कार। कहानी एफएम में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है शिवपुर की नंदिनी। शिवपुर शहर बड़ा नहीं था, लेकिन अजीब जरूर था। वहाँ लोग सुबह मंदिर की घंटियों से नहीं, बल्कि सब्जी वाले रामू की आवाज़ से उठते थे। टमाटर ले लो, ताजे टमाटर। और उसी गली में वर्मा परिवार का पुराना बड़ा घर था, जिसकी दीवारें ऊंची थी पर भीतर सन्नाटा और भी ऊंचा था। उस घर में पिछले 6 महीनों से हंसी नहीं गूंजी थी। मोहल्ले वाले कहते थे उस घर पर जैसे उदासी का पहरा बैठ गया है। उसी दिन सुबह से आसमान धुंधला था। बादल थे मगर बरस नहीं रहे थे। हवा थी मगर चल नहीं रही थी, जैसे मौसम भी किसी का इंतजार कर रहा है। दोपहर होते होते गली में हलचल शुरू हो गई, क्योंकि आज उस घर में बारात आनी थी, आदित्य वर्मा की शादी। पर अजीब बात यह थी कि घर में ढोल नहीं बज रहा था। सजावट थी मगर कोई उत्साह नहीं था। सास सुशीला देवी बार बार दरवाजे तक जाती और लौट आती। पड़ोसन कमला बोली, इतनी चुप शादी मैंने पहली बार देखी है। तभी गली के मोड़ पर एक पुरानी धूल से भरी बस आकर रुकी। सबने सोचा बाराती होंगे, पर बस से सिर्फ एक लड़की उतरी। उसके हाथ में छोटा सा बैग, लाल भारी लहंगा नहीं, बस हल्की सी सादी साड़ी, पैरों में चप्पल, माथे में छोटा सा कुमकुम और चेहरे पर इतनी शांति जैसे वह किसी शोर वाली दुनिया से नहीं, किसी मंदिर के आंगन से आई हो। बच्चों ने दौड़कर पूछा, दीदी आप किसके घर आई हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं रहने आई हूँ, और सीधे वर्मा हाउस के दरवाजे तक चली गई। सुशीला देवी घबरा गई। तुम? लड़की ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, माँ मैं नंदिनी। उसी क्षण आसमान गरजा और महीनों से रुकी बारिश अचानक तेज हो गई। सब लोग छतों के नीचे भागे, मगर नंदिनी दरवाजे पर ही खड़ी रही। उसकी साड़ी भीग रही थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। तभी कमला चाची की नज़र आंगन के तुलसी चौरे पर गई। सूखा पड़ा पौधा बारिश लगते ही हरा दिखने लगा। कमला चाची बुदबुदाई, ये शुभ है। घर के अंदर प्रवेश करते ही नंदिनी ने चारों ओर देखा। बड़े कमरे, महंगे फर्नीचर, पर हर चीज पर धूल की हल्की परत और दीवारों पर चुप्पी टंगी हुई थी। उसने धीरे से पूछा, माँ सब कहाँ हैं? सुशीला देवी बोली, अपने अपने कमरों में। नंदिनी ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना बड़ा घर और सब अकेले? शाम तक शादी की छोटी सी रस्म हुई, बिना शोर, बिना बैंड, बिना नाच। आदित्य ने बस चुपचाप वरमाला पहनाई। उसने नंदिनी की तरफ ठीक से देखा भी नहीं। रात होते होते सब अपने कमरों में चले गए, मगर आधी रात को रसोई में हल्की खनखनाहट हुई। सुशीला देवी उठी और देखी नंदिनी चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही थी। बहू इतनी रात को? नंदिनी बोली, माँ आपने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसने थाली लगाई और कहा, सबको बुला दीजिए। सुशीला देवी हिचकिचाई, कोई नहीं आएगा। नंदिनी खुद गई। पहले ससुर जी के दरवाजे पर दस्तक दी, पापा जी खाना ठंडा हो जाएगा। फिर ननंद पायल के कमरे में, मैंने मीठा भी बनाया है। अंत में आदित्य के कमरे में गई, अगर आप नहीं आए तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी। अजीब बात हुई, एक एक कर सब आ गए। सालों बाद उस घर की डाइनिंग टेबल भरी थी। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खाना खाया। मगर खाने के बीच अचानक पायल हंस पड़ी। खीर बहुत मीठी है, और वही उस घर की महीनों बाद पहली हंसी थी। नंदिनी ने बस धीरे से कहा, घर को बस साथ बैठने की आदत चाहिए। उस रात सुशीला देवी सो नहीं पाई। उन्हें लग रहा था जैसे घर में कोई रोशनी आ गई है। अगले सुबह सूरज की किरणें पहली बार उस घर के अंदर तक आई, क्योंकि किसी ने सारे पर्दे हटा दिए थे।
और वो कोई थी नंदिनी। किसी को अभी पता नहीं था जो लड़की चुपचाप एक बस से उतरी थी वह सिर्फ इस घर की बहू नहीं, पूरे शहर की कहानी बनने वाली है। और शिवपुर की किस्मत उसी दिन से बदलना शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह शिवपुर में सूरज रोज की तरह निकला, लेकिन वर्मा हाउस में सुबह कई महीनों बाद सचमुच में हुई थी, क्योंकि उस घर में पहली बार रोशनी अंदर तक पहुंची थी। नंदिनी बहुत जल्दी उठ गई थी। शायद आदत थी या शायद मन में कोई अजीब सी ऊर्जा थी। उसने चुपचाप घर का मुख्य दरवाजा खोला तो ठंडी हवा अंदर आई और पर्दे हल्के से हिल गए। उसने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि घर बड़ा है मगर सांस नहीं ले रहा। हर खिड़की बंद, हर दरवाजा आधा, जैसे घर खुद कैद हो। वह एक एक करके खिड़कियां खोलने लगी। तभी पीछे से सुशीला देवी की आवाज़ आई, बहू मत खोलो, धूल आएगी, सुबह सुबह सफाई करनी पड़ेगी। नंदिनी मुस्कुराई और धीरे से बोली, माँ, धूल बाहर से कम आती है, जब घर में हवा रुक जाती है तो ज़्यादा जमती है। खिड़की खुलते ही धूप की एक किरण सीधी दीवार पर पड़ी जहाँ पुराने फोटो लगे थे। एक फोटो पर उसकी नज़र टिक गई। छोटे बच्चे की तस्वीर, उसके गले में फूलों की माला चढ़ी थी। नंदिनी कुछ समझ गई पर उसने कुछ पूछा नहीं। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, फिर गीले आटे से छोटा सा सुंदर अल्पना बना दिया। फिर चूल्हे पर चाय चढ़ाई और 2 कप लेकर सीधे ससुर जी के कमरे की ओर बढ़ी। सुशीला देवी घबरा गई। नहीं बहू, मत जाओ, वो किसी से नहीं मिलते। मगर नंदिनी ने हल्के से दरवाजा खटखटाया। पापा जी, चाय ठंडी हो जाएगी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर कहा, अगर आप नहीं पिएंगे तो मैं यहीं बैठकर पी लूँगी। कुछ सेकंड बाद कुंडी खुली। महीनों बाद वर्मा जी कमरे से बाहर आए। उनकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, आंखों में नींद नहीं बल्कि थकान थी। उन्होंने चाय ली और कुछ नहीं बोले, मगर पहली बार कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। मोहल्ले की छतों से देख रही कमला चाची हैरान थी। अरे वर्मा जी, बाहर! खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। उसी दिन नंदिनी ने पायल को छत पर चलने को कहा। पायल पहले मना करती रही, फिर मान गई। छत पर हवा तेज थी, कबूतर उड़ रहे थे। पायल ने महीनों बाद आसमान देखा। नीचे आदित्य ऑफिस जाने को तैयार था। उसने पहली बार देखा कि घर की खिड़कियां खुली हैं। उसे अजीब लगा। वह बोला, माँ, ये सब किसने किया? सुशीला देवी ने बस एक ही शब्द कहा, तुम्हारी पत्नी। शाम को नंदिनी ने आंगन में दिया जलाया और तुलसी में पानी डाला। पड़ोस की छोटी बच्ची गुड़िया पास खड़ी देख रही थी। नंदिनी ने पूछा, स्कूल नहीं जाती? बच्ची बोली, मम्मी कहती हैं फीस नहीं है। नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर उसे अक्षर सिखाने लगी। ये आ है, ये बड़ा आ। धीरे धीरे 2 बच्चे और आगे। उसी वक्त आदित्य लौट रहा था। उसने देखा उसकी पत्नी जमीन पर बैठी बच्चों को पढ़ा रही है। उसे समझ नहीं आया क्यों। उसने कुछ कहा नहीं, मगर पहली बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ सवाल था। रात को खाना खाते समय ससुर जी खुद टेबल पर आकर बैठ गए। सुशीला देवी की आंखें भर आईं। खाने के बाद नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ, कल मैं घर के पीछे वाले कमरे को साफ कर दूँ। सुशीला देवी घबरा गई। नहीं बहू, वो कमरा मत खोलना। नंदिनी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन सुबह उसने वही कमरा खोला। अंदर पुराने खिलौने, एक छोटी साइकिल और दीवार पर बच्चे की ऊंचाई नापने की रेखाएं थी। उसे समझ आया, उस फोटो वाला बच्चा इस घर की चुप्पी का कारण था। पीछे खड़ी सुशीला देवी रो पड़ी।
हमारा छोटा बेटा आरव 6 महीने पहले चला गया। तब से ये घर रुक गया। नंदिनी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, माँ, घर बंद कर देने से यादें शांत नहीं होती, उन्हें रोशनी चाहिए। उसी शाम उसने उस कमरे की सफाई की, खिलौने जमाए और वहाँ छोटा सा पूजा दीपक जलाया। रात में पहली बार वर्मा जी ने खुद आदित्य से पूछा, ऑफिस कैसा था? आदित्य चौंक गया। महीनों बाद पिताजी की आवाज़ सुनी थी। उसी समय छत पर कबूतरों ने घोंसला बनाना शुरू किया। अगले दिन मोहल्ले के 5 बच्चे पढ़ने आए। तीसरे दिन 10। सुशीला देवी ने चाय बनाकर सबको दी। पायल ने बच्चों को चित्र बनाना सिखाया और वर्मा जी कुर्सी डालकर बैठ गए। बस देखते रहे। शाम को आदित्य दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीरे से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? नंदिनी ने जवाब दिया, क्योंकि घर को आवाज़ चाहिए और बच्चों की आवाज़ सबसे अच्छी होती है। उसी क्षण घर के अंदर से बच्चों की हंसी गूंजी और वर्मा हाउस की दीवारों से टकराकर गली तक फैल गई। शिवपुर ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि वर्मा परिवार का घर फिर से जीने लगा है और किसी को अभी भी पता नहीं था कि यह बस शुरुआत है, क्योंकि जो बहू बंद खिड़कियां खोल सकती है वह एक दिन पूरे शहर की बंद किस्मत भी खोलने वाली थी। शिवपुर की वही गली जहां पहले सिर्फ 2 आवाज़ें आती थीं, सब्जी वाले रामू की पुकार और कुत्तों की भौंकने की, अब शाम होते ही बदलने लगी थी, क्योंकि वर्मा हाउस के बाहर रोज़ ज़मीन पर चटाई बिछ जाती थी और उस पर बैठी होती थी नंदिनी। उसके सामने स्लेट, चौक और 5-6 बच्चे। पहले दिन लोग हंसे, दूसरे दिन रुके, तीसरे दिन देखने लगे। मुन्ना, जो पूरे मोहल्ले का सबसे शरारती लड़का था, पत्थर मारकर आम गिराता, स्कूल का नाम सुनकर भागता, वह भी दूर खड़ा देखता रहा। नंदिनी ने उसे आवाज़ दी, तुम सबसे बहादुर लगते हो, आओ ये मालिक कर दिखाओ। मुन्ना बोला, मुझे नहीं आता। नंदिनी मुस्कुराई, तभी तो बुला रही हूँ। वह धीरे धीरे आया, हाथ कांप रहा था। उसने शौक पकड़ा और टेढ़ा मेढ़ा माँ बना दिया। बाकी बच्चे हंसने लगे, मगर नंदिनी ने ताली बजाई। आज से तुम मुन्ना नहीं मोहन हो गए, क्योंकि तुमने माँ लिख लिया। पहली बार मुन्ना हंसा। अगले दिन वह अपने 2 दोस्तों को भी ले आया। सुशीला देवी दरवाजे से देख रही थी। उन्होंने अंदर जाकर एक प्लेट बिस्कुट ला दिए। पायल ने बच्चों को रंगीन पेंसिल दे दी। देखते ही देखते शाम की चाय का समय गली की पाठशाला बन गया। नंदिनी ने दीवार पर चौक से लिखा, शाम की पाठशाला, यहाँ हर बच्चा पढ़ेगा। कमला चाची बोली, बहू, ये सब कब तक चलेगा? नंदिनी बोली, जब तक कोई बच्चा अपना नाम खुद नहीं लिख लेता। 1 हफ्ते में 5 बच्चे 12 हो गए, 2 हफ्ते में 25। अब बच्चे खुद घरों से चटाई लेकर आने लगे। मोहल्ले की औरतें पहले दूर खड़ी रहती, फिर पास आकर बैठने लगी। एक दिन गुड़िया की माँ बोली, भाभी, मैं भी नाम लिखना सीख सकती हूँ? नंदिनी ने तुरंत स्लेट दे दी। सीखने की उम्र नहीं होती। उस शाम पहली बार उस गली में औरतों की हंसी बच्चों से ज़्यादा गूंजी। आदित्य ऑफिस से लौटते वक्त रोज रुकने लगा। वह कुछ कहता नहीं था, मगर देखता जरूर था। एक दिन उसने देखा, मुन्ना अपनी माँ से कह रहा था, अब मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा। उसकी माँ रो पड़ी, पहले लिखना तो सीख। मुन्ना बोला, नंदिनी भाभी सिखा देंगी। उसी रात आदित्य ने नंदिनी से पूछा, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? नंदिनी ने जवाब दिया, मुझे नहीं, इन्हें मिलेगा। और जब ये बदलेंगे तो शहर बदलेगा। धीरे धीरे शहर में बात फैल गई कि वर्मा हाउस के बाहर मुफ्त पढ़ाई होती है।
पास की गली से भी बच्चे आने लगे। एक दिन स्कूल का मास्टर जी खुद देखने आए। उन्होंने मुन्ना से पूछा, अपना नाम लिखो। मुन्ना ने साफ अक्षरों में मोहन लिख दिया। मास्टर जी चौंक गए। ये किसने सिखाया? सब बच्चों ने एक साथ कहा, नंदिनी भाभी। उसी शाम मास्टर जी ने कहा, कल से मैं भी 1 घंटा पढ़ाने आऊँगा। अब पाठशाला सचमुच स्कूल बन रही थी। नंदिनी ने बच्चों को सिर्फ अक्षर नहीं, आदतें भी सिखाई। हाथ धोना, पानी ढककर रखना, कूड़ा गड्ढे में डालना। पहले लोग मजाक उड़ाते थे, बहू मास्टरनी बन गई। मगर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि पूरा मोहल्ला बदल गया। बारिश के बाद गली में पानी भर गया और बदबू फैल गई। बच्चे बीमार पड़ने लगे। नंदिनी ने बच्चों से कहा, कल पढ़ाई नहीं, सफाई होगी। अगले दिन 30 बच्चे झाड़ू और बाल्टी लेकर आए। वे गली साफ करने लगे। लोग छतों से देखने लगे। पायल भी जुड़ गई। फिर कमला चाची उतरी, फिर उनकी बहू। थोड़ी देर बाद पुरुष भी आ गए। 2 घंटे में गली साफ हो गई। पहली बार उस गली में बदबू नहीं, मिट्टी की खुशबू थी। शाम को सबने चाय पी। वर्मा जी ने कुर्सी से उठकर कहा, आज मेरे बेटे आरव की याद कम दर्द दे रही है, क्योंकि बच्चों की आवाज़ वापस आ गई। सुशीला देवी रोते रोते मुस्कुरा दी। उसी रात नगर पालिका का कर्मचारी वहां से गुजरा और बोला, ये शहर की सबसे साफ गली कैसे? किसी ने जवाब दिया, हमारी बहू है ना। अब लोग उसे नाम से कम नंदिनी भाभी ज़्यादा बुलाने लगे थे। अगले दिन गली के बाहर एक छोटा बोर्ड लगा, यह गली स्वच्छ गली है। और उस बोर्ड के नीचे बच्चों ने चौक से लिखा, धन्यवाद भाभी। नंदिनी ने पढ़ा और चुपचाप मुस्कुरा दी। उस दिन शिवपुर में पहली बार एक गली ने मुस्कुराना सीखा और शहर को अभी अंदाज़ा भी नहीं था कि यही छोटी पाठशाला जल्द ही पूरे शहर की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाली है। शिवपुर की गली अब साफ रहने लगी थी, लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया, क्योंकि मुन्ना पाठशाला नहीं आया, न गुड़िया आई, न बाकी बच्चे। नंदिनी को अजीब लगा। वह खुद उनके घर पहुंची तो देखा मुन्ना चारपाई पर पड़ा था। उसका शरीर तप रहा था और उसकी माँ उसके सिर पर गीला कपड़ा रख रही थी। उसने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? तो माँ बोली, 3 दिन से बुखार है। डॉक्टर ने कहा, गंदे पानी से संक्रमण है। नंदिनी पहली बार चुप हो गई, क्योंकि उसी समय उसने देखा कि घर के पीछे नल से पीला बदबूदार पानी भर रहा है। वह अगले घर गई तो वहाँ भी बच्चा बीमार। तीसरे घर गई तो वहाँ भी वही हालत। शाम तक उसे समझ आ गया, यह सिर्फ एक घर की नहीं, पूरे बस्ती की बीमारी है। वह घर लौटी तो आदित्य को बताया। आदित्य तुरंत देखने गया। उसने पानी देखा और गंभीर हो गया। ये बहुत खतरनाक है, इससे पूरा मोहल्ला बीमार हो सकता है। नंदिनी ने पूछा, तो हम क्या करें? आदित्य बोला, नगर पालिका को शिकायत करनी पड़ेगी, लेकिन वहाँ कोई जल्दी नहीं सुनता। अगले ही दिन नंदिनी मोहल्ले की औरतों को लेकर नगर पालिका पहुंची। अंदर बड़े बाबू कुर्सी पर बैठे पान खा रहे थे। उन्होंने हंसकर कहा, घर संभालो बहू जी, शहर की चिंता मत करो। औरतें चुप हो गईं, लेकिन नंदिनी नहीं रुकी। उसने शांत आवाज में कहा, शहर भी तो हमारा घर है और हमारे बच्चे बीमार हैं। बाबू ने कागज लिया और बिना देखे रख दिया। देखेंगे। 3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। 2 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। उस रात नंदिनी सो नहीं पाई। सुबह उसने खुद बाल्टी उठाई और गली की नाली साफ करने लगी। पहले लोग देखते रहे, फिर मुन्ना की माँ आई, फिर दूसरी औरत, फिर तीसरी। धीरे धीरे पूरी बस्ती जुट गई। बच्चे भी छोटे छोटे डिब्बों से कचरा उठाने लगे। 2 घंटे बाद
पूरी नाली साफ हो गई, लेकिन असली समस्या पाइपलाइन थी। नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों से पोस्टर बनवाए, हमें साफ पानी चाहिए, हम बीमार नहीं रहना चाहते। अगले दिन 50 औरतें और 40 बच्चे नगर पालिका के बाहर बैठ गए। अधिकारी परेशान हो गए। मीडिया का सबसे छोटा रिपोर्टर भी आ गया। कैमरा देखकर बाबू बाहर आए। अरे बहू जी, इतना क्या? नंदिनी बोली, जब तक साफ पानी नहीं, हम नहीं जाएंगे। खबर शहर में फैल गई। पहली बार शिवपुर में महिलाओं का शांत प्रदर्शन हुआ था। दोपहर तक चेयरमैन खुद बाहर आ गए। उन्होंने पानी का सैंपल चेक कराया और सच सामने आया। पाइपलाइन सालों से टूटी थी और गंदे नाले का पानी मिल रहा था। उसी शाम मरम्मत शुरू हो गई। मोहल्ले में लोग छतों से देख रहे थे। बच्चे ताली बजा रहे थे। मुन्ना ने धीरे से कहा, भाभी जीत गई। 3 दिन बाद नल से साफ पानी आया। औरतों ने पहली बाल्टी भरते ही भगवान का नाम लिया। सुशीला देवी ने नंदिनी के सिर पर हाथ रखा। आज तू सच में इस घर की लक्ष्मी लग रही है। मगर असली पल तब आया जब अस्पताल से डॉक्टर ने कहा, अब बीमारी फैलना बंद हो जाएगा। उसी शाम गली में पहली बार उत्सव जैसा माहौल था। किसी ने मिठाई बांटी, किसी ने दिया जलाया। वर्मा जी ने कहा, हमने सालों शिकायत की, कुछ नहीं हुआ। आज एक बहू ने कर दिखाया। आदित्य दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। रात को उसने नंदिनी से कहा, तुम्हें डर नहीं लगा? नंदिनी मुस्कुराई, बहुत लगा, लेकिन बच्चों के बुखार से ज़्यादा नहीं। उसी दिन शहर के अखबार में छोटी सी खबर छपी, महिला ने बदली बस्ती की किस्मत। लोग पढ़ने लगे, पहचानने लगे। अब बच्चे उसे सिर्फ भाभी नहीं, हमारी डॉक्टर भाभी कहते। जबकि वह डॉक्टर नहीं थी, लेकिन असली बात यह थी, उसने उम्मीद का इलाज किया था। शिवपुर ने पहली बार देखा कि एक साधारण बहू भी सिस्टम बदल सकती है। और यही वह दिन था जब नंदिनी की कहानी गली से निकलकर पूरे शहर में फैलने लगी। क्योंकि जो औरत अपने मोहल्ले के पानी को साफ करा सकती है, वह एक दिन पूरे शहर का भविष्य भी साफ कर सकती है। उस रात शिवपुर में हल्की ठंड थी, हवा शांत थी, लेकिन वर्मा हाउस की छत पर आदित्य अकेला बैठा था। नीचे गली में बच्चे खेल रहे थे और नंदिनी भाभी की आवाज़ें आ रही थी, मगर आदित्य की आंखें कहीं और थी, जैसे वह सामने अतीत देख रहा हो। नंदिनी चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि कुछ दर्द सवालों से नहीं, इंतज़ार से बाहर आते हैं। काफ़ी देर बाद आदित्य बोला, तुम सब ठीक कर लेती हो, घर, गली, लोग, लेकिन कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती। नंदिनी ने धीरे से कहा, कोशिश तो हो सकती है। आदित्य हल्का हंसा, मगर उसकी हंसी में दर्द था। उसने जेब से एक पुरानी छोटी कार खिलौना निकाला। उसका रंग उड़ा हुआ था। ये आरव की थी, मेरा छोटा भाई। नंदिनी शांत रही। आदित्य बोलता गया, उसे तेज बुखार था। मैं खुद डॉक्टर था, लेकिन जिस अस्पताल में मैं काम करता था, वहाँ लापरवाही हुई। समय पर इंजेक्शन नहीं लगा और वो चला गया। उसकी आवाज़ टूट गई। मैं डॉक्टर होकर अपने भाई को नहीं बचा पाया। उस दिन के बाद मैंने किसी मरीज़ को हाथ नहीं लगाया। मुझे लगता है मेरा हाथ ठीक करने के लिए नहीं है। नंदिनी ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा और बोली, आपने उसे नहीं खोया, आपने खुद को सज़ा दी है। आदित्य बोला, अगर मैं फिर किसी मरीज़ को खो दूं, नंदिनी ने जवाब दिया, तो आप अकेले नहीं होंगे, मैं साथ रहूंगी। अगले दिन सुबह नंदिनी जल्दी उठी और आंगन में मेज रख दी।
कुर्सी लगाई और एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आज शाम 5 बजे। सुशीला देवी घबरा गई। बहू, ये क्या? नंदिनी बोली, आज इस घर में फिर से डॉक्टर आएगा। शाम हुई तो मोहल्ले के लोग जिज्ञासा से आने लगे, मगर आदित्य घर से बाहर नहीं निकला। नंदिनी खुद उसके कमरे में गई और बोली, एक दादी बाहर बैठी हैं, सिर्फ ब्लड प्रेशर देखना है। अगर आप नहीं आए तो मैं उन्हें क्या कहूँ? आदित्य चुप रहा। नंदिनी ने दरवाजे से हटते हुए कहा, आज नहीं आए तो शायद आप कभी नहीं आओगे। कुछ मिनट बाद दरवाज़ा खुला। आदित्य धीमे कदमों से बाहर आया। उसके हाथ कांप रहे थे। कुर्सी पर बैठी बूढ़ी दादी मुस्कुराई। बेटा, बहुत दर्द है सिर में। आदित्य ने स्टेथोस्कोप उठाया। पहली बार 6 महीने बाद किसी मरीज को छुआ। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने जांच की, दवा लिखी। दादी ने उसका सिर छू कर कहा, भगवान खुश रखे डॉक्टर बाबू। आदित्य की आंखें भर आईं। उस रात उसने पहली बार चैन की नींद ली। अगले दिन 2 मरीज आए, फिर 5, फिर 10। अब रोज शाम आंगन छोटा क्लिनिक बन जाता। नंदिनी रजिस्टर संभालती, पायल दवाइयाँ देती, सुशीला देवी चाय बनाती। वर्मा जी दूर बैठकर देखते और मुस्कुराते। एक दिन एक छोटा बच्चा आया जिसे तेज सांस चल रही थी। आदित्य तुरंत सक्रिय हुआ। उसने सही दवा दी और बच्चा ठीक हो गया। बच्चे की माँ रोते हुए उसके पैरों पर गिर गई। आपने मेरे बेटे को बचा लिया। आदित्य घबरा गया, मगर नंदिनी ने उसे देखा। उस नज़र में भरोसा था। उस रात आदित्य छत पर बोला, आज लगा शायद मैं फिर डॉक्टर हूँ। नंदिनी मुस्कुराई, आप हमेशा थे, बस डर डॉक्टर बन बैठा था। कुछ दिन बाद शहर के लोग भी आने लगे। अब वर्मा हाउस सिर्फ घर नहीं, छोटा क्लिनिक बन चुका था। अखबार में फिर खबर छपी, बहू के प्रयास से डॉक्टर ने सेवा शुरू की। अस्पताल के पुराने स्टाफ ने भी आदित्य को बुलाया। वह डर रहा था, मगर इस बार नंदिनी उसके साथ गई। अस्पताल के दरवाजे पर कदम रखते ही उसे वही दिन याद आया। वह रुक गया। नंदिनी ने धीरे से कहा, इस बार आप किसी को खोने नहीं, बचाने आए हैं। आदित्य अंदर गया। उसी शाम उसने एक मरीज का सफल इलाज किया। लौटते वक्त उसकी आंखों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। घर आते ही वर्मा जी ने उसे गले लगा लिया। सुशीला देवी रो पड़ी। पायल ने ताली बजाई और नंदिनी चुप रही, क्योंकि वह जानती थी आज उसने किसी एक इंसान को नहीं, एक उम्मीद को वापस जगा दिया है। उसी रात शिवपुर के कई घरों में दुआ हुई, भगवान उस बहू को खुश रखे। और अब शहर समझने लगा था कि यह लड़की सिर्फ समस्या हल नहीं करती, वह लोगों को फिर से जीना सिखाती है। शिवपुर में अब एक नई आदत बन चुकी थी। सुबह लोग अखबार से पहले यह पूछते थे कि आज नंदिनी भाभी क्या करने वाली है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हर हफ्ते कुछ बदल रहा था। कभी गली साफ, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी मुफ्त दवा और कभी वर्मा हाउस के बाहर रोज शाम भीड़ लगने लगी थी। लेकिन नंदिनी समझ रही थी कि अकेले करने से बदलाव रुक जाएगा। उसे लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। एक शाम उसने गली की औरतों को बुलाया। सब आंगन में बैठी, कमला चाची, गुड़िया की माँ, मुन्ना की माँ, पायल, सुशीला देवी और पास की कॉलोनी की भी कुछ महिलाएं। सब सोच रही थी आज क्या नया होगा। नंदिनी ने धीरे से कहा, आज से मैं कुछ नहीं करूँगी। सब चौंक गई। क्यों? नंदिनी मुस्कुराई, क्योंकि अब आप सब करेंगी। और उसने एक कागज निकाला, महिला सहयोग समूह। उसने समझाया कि हर महिला हर हफ्ते थोड़ा पैसा जमा करेगी, सिलाई सीखेगी,
अगरबत्ती बनाएगी, अचार पापड़ बनाएगी, फिर बाजार में बेचेगी। पहले सबको संकोच हुआ। कमला चाची बोली, हमसे नहीं होगा। नंदिनी ने जवाब दिया, पहली बार मैं साथ रहूंगी, दूसरी बार आप खुद करोगी। अगले दिन आंगन में सिलाई मशीन आ गई। पायल ने इंटरनेट से डिज़ाइन सीखे, आदित्य ने मेडिकल कैंप जारी रखे और सुशीला देवी ने अचार बनाना सिखाया। धीरे धीरे महिलाएं सीखने लगी। एक हफ्ते में पहली कमाई हुई सिर्फ 850 रुपए। मगर उस दिन महिलाओं के चेहरे ऐसे चमक रहे थे जैसे उन्होंने खजाना जीत लिया हो। गुड़िया की माँ बोली, पहली बार अपने पैसे से घर का राशन लाई हूँ। खबर फैल गई। दूसरी गली की महिलाएं भी जुड़ गई। अब हर रविवार छोटा सा बाजार लगता। बच्चे पोस्टर बनाते, पुरुष टेबल लगाते, महिलाएं सामान बेचती। शहर के लोग खरीदने आते क्योंकि उन्हें सामान से ज़्यादा उस बदलाव की खुशी चाहिए थी। नगर पालिका के अधिकारी भी देखने आए। चेयरमैन ने कहा, ये तो शहर का मॉडल बन सकता है। कुछ ही दिनों में नंदिनी को बुलावा आया। नगर भवन में बैठक। वह साधारण साड़ी में पहुंची। बड़े अधिकारी बैठे थे। उन्होंने कहा, हम आपको शहर सेवा समिति के अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। नंदिनी चौंकी। मैं तो सिर्फ बहू हूँ। अधिकारी बोले, इसीलिए, क्योंकि आपने बिना पद के काम किया। वह घर लौटी तो वर्मा जी ने गर्व से कहा, आज हमारे घर की बहू शहर की जिम्मेदारी उठाएगी। मगर सबको खुशी नहीं थी। शहर के कुछ लोग जो पुराने तरीके से काम करते थे, उन्हें डर था कि यह बदलाव उनकी सुविधा खत्म कर देगा। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, बहू राजनीति कर रही है, दिखावा है। कुछ महिलाओं को भी समझाया गया कि मत जुड़ो। एक दिन बाजार में भीड़ कम आई। पायल उदास हो गई, मगर नंदिनी ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों को लेकर स्वच्छता रैली निकाली। साफ शहर, स्वस्थ शहर। बच्चे पूरे शहर में घूमे। लोग घरों से निकलकर देखने लगे। अगले दिन पहले से ज़्यादा लोग बाजार आए। अब शहर में हर मोहल्ले ने अपने अपने समूह बनाए। कहीं पौधे लगाए जा रहे थे, कहीं दीवारों पर पेंटिंग, कहीं कूड़ेदान रखे गए। आदित्य ने सरकारी अस्पताल में नियमित सेवा शुरू कर दी और अब लोग दूर दूर से इलाज कराने आने लगे। अखबार में बड़ा लेख छपा, शिवपुर का परिवर्तन, एक बहू की पहल। अब लोग उसे नाम से कम और शहर की बहू ज़्यादा कहने लगे। एक शाम नगर भवन में उसे सम्मानित किया गया। मंच पर बुलाया गया तो वह घबरा गई। इतनी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। उसने माइक पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस लोगों को याद दिलाया कि शहर हमारा है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन से हर योजना में उसे बुलाया जाने लगा। लेकिन असली पल तब आया जब एक बुजुर्ग रिक्शा वाले ने आकर कहा, पहले लोग कूड़ा सड़क पर फेंकते थे, अब डिब्बे में डालते हैं। मेरी बीमारी भी कम हो गई। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटी। नंदिनी की आंखें भर आई, क्योंकि उसने समझ लिया, बदलाव आंकड़ों से नहीं, लोगों की जिंदगी से मापा जाता है। अब शिवपुर सचमुच बदल रहा था और लोग समझ रहे थे कि यह किसी सरकार या आदेश से नहीं, एक घर की दहलीज पार करके आई एक साधारण बहू की वजह से हुआ है। और अब बस एक आखिरी घटना बाकी थी जो इस कहानी को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। शिवपुर अब पहले वाला शिवपुर नहीं रहा। जहाँ कभी गंदगी और सन्नाटा था, वहाँ अब सुबह पौधों को पानी देने की आवाज़ आती थी। बच्चे स्कूल बैग लेकर भागते थे और हर गली में दीवारों पर रंगीन चित्र बने थे। वर्मा हाउस के बाहर अब भी वही दरवाज़ा था, वही आंगन था, मगर फ़र्क इतना था कि
वहाँ अब हर रोज कोई ना कोई मदद मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद कहने आता था। एक सुबह नगर भवन से एक सरकारी गाड़ी आई। पूरा मोहल्ला हैरान था। एक अधिकारी उतरे और बोले, कल राज्यपाल शिवपुर आ रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर नंदिनी जी से मिलने की इच्छा जताई है। सुशीला देवी घबरा गई। अरे, हमारी बहू नंदिनी! नंदिनी खुद भी चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मैंने ऐसा क्या किया? मगर खबर पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन तैयारी शुरू हो गई। सड़कों की सफाई, मंच सजाया गया, स्कूल के बच्चे रिहर्सल करने लगे। लेकिन नंदिनी सामान्य ही रही। सुबह उठकर पहले की तरह तुलसी को पानी दिया, बच्चों को पढ़ाया और अस्पताल के लिए दवाइयों की सूची बनाई। आदित्य उसे देख रहा था। उसने पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? नंदिनी मुस्कुराई, मैंने तो वही किया जो हर घर की बहू करती है, बस घर थोड़ा बड़ा था। अगले दिन शहर का मैदान लोगों से भर गया। बच्चे हाथों में छोटे झंडे लिए खड़े थे। महिलाएं समूह में आईं, बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठे। मंच पर बड़े अधिकारी, मंत्री और अंत में राज्यपाल पहुंचे। उन्होंने शहर का निरीक्षण किया। साफ सड़कें, पौधे, दीवार, चित्र, स्कूल, छोटा बाजार जहां महिलाएं अपना सामान बेच रही थी और सरकारी अस्पताल जहां आदित्य मरीज देख रहा था। राज्यपाल ने पूछा, ये बदलाव कैसे हुआ? एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, साहब, हमारी बहू आई थी। मंच पर कार्यक्रम शुरू हुआ। एंकर ने घोषणा की, अब हम बुलाते हैं उस महिला को जिसने शिवपुर को नई पहचान दी, नंदिनी वर्मा। नंदिनी धीरे धीरे मंच पर पहुंची। साधारण साड़ी, वही शांत चेहरा। तालियां रुकी ही नहीं रही थी। उसने भीड़ में देखा, सामने मुन्ना, गुड़िया, महिलाएं, पायल, सुशीला देवी की भीगी आंखें और पीछे खड़े वर्मा जी का गर्व भरा चेहरा। राज्यपाल ने उसे सम्मान पत्र दिया और पूछा, आपने ये सब कैसे किया? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर नंदिनी ने माइक पकड़ा और बोली, मैं जब घर में आई तो देखा हर दरवाजा बंद था। लोग साथ रहते थे मगर बात नहीं करते थे। बच्चे खेलते थे मगर पढ़ते नहीं थे। गली थी मगर मोहल्ला नहीं था। मैंने बस एक काम किया, लोगों को एक साथ बैठा दिया। बाकी सब उन्होंने खुद कर लिया। मैदान शांत था, हर कोई सुन रहा था। उसने आगे कहा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता और शहर सिर्फ सड़कों से नहीं, दोनों रिश्तों से बनते हैं। अगर हम एक दूसरे का ध्यान रखें तो कोई जगह खराब नहीं रह सकती। तभी भीड़ से आवाज़ आई, हमारी बहू जिंदाबाद। फिर दूसरी शहर की बहू जिंदाबाद। कुछ ही सेकंड में पूरा मैदान उसी नारे से गूंज उठा। सुशीला देवी रोते हुए मंच पर आ गई और नंदिनी को गले लगा लिया। आज से तो सिर्फ मेरी बहू नहीं, पूरे शहर की बेटी है। आदित्य की आंखें भर आई। उसने पहली बार सबके सामने नंदिनी का हाथ पकड़ा। राज्यपाल मुस्कुराए और बोले, सरकार योजनाएं बनाती है मगर समाज बदलने का काम ऐसे लोग करते हैं। उसी दिन घोषणा हुई कि शिवपुर को राज्य का आदर्श शहर घोषित किया जाएगा। शाम को जब भीड़ चली गई तो नंदिनी वापस उसी आंगन में बैठी जहां से सब शुरू हुआ था। मुन्ना दौड़कर आया और बोला, भाभी, अब आप कहीं जाओगी तो नहीं? नंदिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा, नहीं, क्योंकि शहर बदलना एक दिन का काम नहीं, इसे रोज संभालना पड़ता है। रात को छत पर हल्की हवा चल रही थी। आदित्य बोला, तुम्हें पता है, तुमने सिर्फ शहर नहीं बदला, मुझे भी बदल दिया। नंदिनी ने आसमान की ओर देखा जहां तारे चमक रहे थे और धीरे से कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस हर घर में सोई हुई उम्मीद को जगाया है। उसी क्षण नीचे गली से बच्चों की हंसी आई, वही आवाज़ जो उस घर में पहली रात गूंजी थी, अब वह पूरे शहर में फैल चुकी थी।
और उस दिन के बाद शिवपुर में एक कहावत बन गई, जहाँ बहू को सम्मान मिलता है वहाँ शहर भी परिवार बन जाता है। धन्यवाद।